नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप देख रहे हैं प्रहार और प्रहार में सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, जहां चुनावी माहौल गर्मा चुका है। सियासी सरगर्मी जो पारा है लगातार चढ़ता जा रहा है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो कल ही अपने ऊपर हुए हमले से लेकर विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बोल सकते हैं। बीजेपी के एक एक आरोप का केजरीवाल जवाब दे सकते हैं। अब बीजेपी ने नरेश बालियान का ऑडियो क्लिप जारी करके जबरन वसूली का आरोप लगाया, गैंगस्टर के साथ साठगांठ से एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया और एक्सटॉर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी विधायक और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत के एक ऑडियो क्लिप की जांच के बाद की गई है। बताया यह जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में एक कारोबारी से फिरौती की रकम वसूलने की चर्चा हो रही है और दिल्ली पुलिस अब एमएलए बालियान के गैंगस्टर कनेक्शन की जांच कर रही है। वहीं मामले को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी ने नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। आरोप है कि बालियान गैंगस्टर से फिरौती के बारे में बातचीत कर रहा है। हालांकि यह ऑडियो करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है। अब बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑडियो जारी कर दिया था। कथित तौर पर आप विधायक एक बिल्डर से फिरौती लेने की बात करते हुए इसमें सुनाई दे रहे हैं। बात देख लो, मेरी नजर में देख तो वो है कि क्या करें, गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर है। आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। हेलो, हाँ बोलो। वो आया था भाई साहब बंदा, वो हाँ हो गया, बात कर लेंगे संध्या उससे। हाँ हो गया था, बात होगी तो उसकी शाम ना होगा। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, हो जाएगा काम? क्या कह रहा है? हाँ कल करेंगे। आज मैं मिल लूँ उससे। ठीक है, आप वो बात होगी उससे मेरी, सुनो वो बात होगी, वो भी है नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। पर आप दे दो तो मैसेज छोड़ दे। इसी फोन पे बात होगी 3 से 4 इसी नंबर पे मैं करवाऊंगा, इस दूसरे मोबाइल में करवाऊंगा उसमें, मेरे को नया नंबर लेकर उसमें कराऊं। ऐड में कल कर लूं, कल तक करवा दूंगा उसने। अब दरअसल बीजेपी ने जो ऑडियो जारी किया है उसमें आप विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर नंदू के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। बिल्डर से एक्सटॉर्शन मनी लेने की बात हो रही है। अब बिल्डर को फिरौती के लिए धमकाने का भी इसमें जिक्र है। हवाला के जरिए पैसे लेने की बात भी सुनाई दे रही है। आज दिल्ली पुलिस आप विधायक बालियान को कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर दिल्ली पुलिस रिमांड मांग सकती है ताकि इस मामले में आगे पूछताछ और तहकीकात हो सके। अब विधायक पर जिस कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बात करने का आरोप लगा है वो एक कुख्यात गैंगस्टर है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला। अल्लू पहलवान मर्डर केस और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में नंदू मास्टरमाइंड है। अब नंदू करीब 5 साल से इंग्लैंड में मौजूद है और इससे पहले वो दिल्ली के जेल में बंद था। अब इसके साथ जब बातचीत का ऑडियो रिलीज हुआ है, अब सियासी भूचाल आ चुका है। नरेश बालियान से जुड़े मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी के आरोपों पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल के सिपाहियों को राजनीतिक मकसद से निशाना बनाया जा रहा है, यही बयान दे रहे हैं। ये नरेश बालियान पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के 2 भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। दिल्ली में व्यापारियों से अवैध वसूली, हत्याएं, इन घटनाओं का जिक्र जब से उन्होंने किया है कि देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है, सुधर जाएगी और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। मैं नांगलोई गया,
नांगलोई में एक दुकान वाले के दुकान के बाहर 2 मोटरसाइकिल पे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चलानी चालू की। मैं नांगलोई गया, मुझे नांगलोई जाने से बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने रोका, मुझे रास्ते में रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहां जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया। पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से 64 साल देश का, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। आज महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। आज मैं तिलक नगर जा रहा हूं। तिलक नगर 2 दुकान वालों से मिलूंगा जिनकी दुकानों के बाहर शूट आउट किया गया। मैंने सोचा था ये सारे मुद्दे उठाऊंगा तो एक उम्मीद थी कि अमित शाह जी, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर यह था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन। इसमें वो लिखते हैं ऑन 23 मई 2023, आज से 1.5 साल पहले, I received a WhatsApp call from mobile number so and so and also from mobile number so and so from a person who introduced himself as Kapil Sangwan alias Nandu of Nandu gang, and in the said call he threatened to follow his commands and dictates, failing which he will kill me and my family. To instill serious fear in my mind, he even disclosed the whereabouts of my son. उसने बताया कि तेरा बेटा इस वक्त यहां है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता।
He even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad and also disclosed whereabouts of my other family members. Since then, he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion. Kapil Sangwan alias Nandu further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them, for which he wants. तो केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा मामला था गैंगस्टर को लेके, और कपिल सांगवान का जिक्र किया, नरेश बालियान जो उनके विधायक हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो बता रहे हैं कि जिस पर ये केस है, यानी कि जो पीड़ित था, वो पीड़ित ने क्या शिकायत की थी, लेकिन अब क्या वो अपने विधायक को लेकर जवाब देंगे। केजरीवाल ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर हुए हमले को भी लेकर सवाल उठाया है। अब बालियान की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है वो सियासी बन चुका है। उन्होंने अपने ऊपर लिक्विड अटैक का जिक्र किया। आपका तो दावा है कि केजरीवाल पर स्पिरिट फेंक कर जलाने की कोशिश, वहीं पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि केजरीवाल पर स्पिरिट नहीं, पानी फेंका गया था, और इसकी तस्दीक खुद अरविंद केजरीवाल ने की है। अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी कहा है कि उनके ऊपर जो फेंका गया था वो हार्मलेस था, यानी कि उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। केजरीवाल की पदयात्रा पर वो निकले थे और उनके ऊपर उसी वक्त ये लिक्विड फेंका गया था, तरल पदार्थ फेंका गया था। हाथ में संदिग्ध वस्तु लेकर वो केजरीवाल की तरफ बढ़ा। जो शख्स उस पदयात्रा में शामिल था, मौका पाते ही उसने केजरीवाल की तरफ वो लिक्विड उछाल दिया। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, केजरीवाल के साथ चल रहे 2 कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों ने ईवो को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसकी पिटाई करके पुलिस को हिरासत में दे दिया है। अब यह शख्स कौन है, कौन है व्यक्ति, और किस लिए इसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह तरल पदार्थ फेंका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जो लिक्विड फेंका गया था, पुलिस के सामने जिस शख्स की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई थी, उसने केजरीवाल पर कुछ फेंकने की कोशिश की थी। जैसे ही इसने केजरीवाल की तरफ लिक्विड फेंकी, उसको पकड़ लिया गया। आसपास मौजूद लोगों ने, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं एक बार फिर से कि आखिर हुआ क्या था। केजरीवाल है, पदयात्रा कर रहे हैं, रस्सी यहां पर लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं या फिर अपनी चीजें बता रहे हैं। उसी दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने तुरंत अपने हाथ में रखे एक शीशी को खोला और वो जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, वो उस पर उछाल दिया अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन वहां पर मौजूद कार्यकर्ता और पुलिस ने उसे दबोचा, उसे पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब आगे के इसकी केस में क्या चल रहा है, आखिरकार कौन है? आरोपी का नाम अशोक झा बताया जा रहा है, बस मार्शल है ये, और पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्यों और किस लिए उसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये लिक्विड फेंका, उसका मकसद क्या था, उसके मन में क्या था। केजरीवाल जब पदयात्रा पर निकले थे, उस दौरान उस पर हमला हुआ। इसमें आप और दिल्ली पुलिस ने अपनी अलग अलग राय रखी है। आपका कहना है कि पदयात्रा पर हमला हुआ है, बीजेपी के इशारे पर स्पिरिट फेंका गया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन के आप पदयात्रा निकाल रही थी, केजरीवाल पर स्पिरिट नहीं, पानी फेंका गया है। आरोपी खानपुर डिपो में बस मार्शल है और जिसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से हम बताते हैं, क्योंकि अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन जो हमला हुआ, जो फेंका गया था लिक्विड, वो नॉन लीथल था, यानी फिर हार्मलेस था, उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि हार्मलेस केमिकल फेंका गया था या फिर तरल पदार्थ फेंका गया था। केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब बार पलटवार चल रहा है। बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए उसके जो नेता हैं कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर हमले क्यों नहीं होते हैं, केजरीवाल को क्यों निशाना बनाया जाता है, ये आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। आज दिल्ली हार रहे हैं, बौखला गए हैं, तो हमला करके जिंदा जलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। स्पिरिट में भिगो के माचिस लगा के आग लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। पूरी दिल्ली देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के खूब लोग पदयात्राएं करते हैं, रैलियां करते हैं, उन पे क्यों नहीं हमले होते? देखिए, पहली बात तो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी इस तरह की ये टुच्चे कार्य हम लोग न पसंद करते हैं, ना किसी के लिए करते हैं, ना करने की सिफारिश करते हैं। हम इस कार्य की निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात, बड़ा शंका की बात है कि अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं
यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं। मैं तो बोलूंगा सबसे कि आप अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल जैसे अपराधी को सजा देना है तो वोट से दीजिए, इस तरह से मत दीजिए। ऐसा अगर किसी को सच में गुस्सा है तो कृपया इस तरह का कार्य ना करें, उनको वोट से सजा दें। अब दिल्ली में चुनावी माहौल बन चुका है। अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अब भी सरकार को लेकर सस्पेंस तो बरकरार है। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आ गई है। 5 दिसंबर को 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में बीजेपी की अगुवाई में नई सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस क्यों लग रहा है कि बना हुआ है? करीब 8 दिन के मंथन के बाद तारीख तो क्लियर है, अगला सीएम कौन होगा इस पर अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। बीजेपी के सीएम पर शिवसेना और एनसीपी दोनों राजी हैं। देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। सीएम के नाम को लेकर महायुति की आज बैठक होने जा रही है। कल एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में चलती बैठक टल गई थी। माना जा रहा है कि आज नाम क्लियर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे आज सातारा से मुंबई भी लौट रहे हैं। उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, बुखार और गले में इंफेक्शन हुआ है। ऐसे में शिंदे के मुंबई लौटने के बाद महायुति की मीटिंग होगी और उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि यह जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे महाराष्ट्र की नई सरकार शपथ लेने जा रही है। मुंबई के आजाद मैदान में वेन्यू के तौर पर लगभग इसे तय कर लिया गया है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आए। महायुति को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली, 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बावजूद अब तक शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। 8 दिन बाद शपथ ग्रहण की डेट तो क्लियर हो गई, लेकिन सीएम कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 23 नवंबर को अब तक हर दिन हलचल होती रही है। दिल्ली तक मंथन हुआ। महायुति के तीनों बड़े नेता अमित शाह के पास आए, बैठकर बातचीत हुई। एकनाथ शिंदे ने अकेले में अमित शाह से आधे घंटे तक बात की। दिल्ली से लौटे एकनाथ शिंदे सातारा अपने पैतृक घर चले गए, जहां पर वो कुछ दिनों तक रहे। शिंदे गुट गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहा है, ये तो खूब चर्चा में है, जिस पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। आज महायुति की बैठक में नामों को लेकर और काम को लेकर, यानी कि किसका नाम होगा, किसके पास क्या काम होगा, यह तय हो जाएगा। किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह पिक्चर भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। लेकिन पिक्चर में सबसे बड़ा क्लाइमेक्स तो एक ही है कि सीएम के नाम से कब पर्दा उठेगा। और देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन बताया तो यह जा रहा है कि जो पेंच फंस रहा है वो सिर्फ मंत्रालय को लेकर है, और वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। बहरहाल हमको पूरी आपको क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि 23 तारीख के बाद से लगातार कैसे मीटिंग्स का दौर होता रहा, और ये जो दौर चलता रहा इसमें काफी कुछ क्लियर हो गया सिवाय एक के। कौन से विभाग आप चाहते हैं कि आपके पास रहे जिससे वो स्टेचर मेंटेन रहे? देखिए, कौन सा डिपार्टमेंट्स लेना है, कौन सा विभाग लेना है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे। और हमारे जो 2.5 साल में की जो काम करने का तरीका है वो पीएम साहब मोदी साहब ने भी देखा है, अमित शाह साहब ने भी देखा है, और उनको सम्मानजनक की ही खाता प्रदान होगा। इसमें कोई भी आनाकानी नहीं होगी, ना कोई उनको विरोध करेगा। काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा खाता ही दिया जाता है, इसलिए डिमांड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस वक्त हमारे साथ दिनेश मौर्य भी जुड़ गए हैं। दिनेश, माया नगरी में मुझे लगता है कि हर हफ्ते हम देखते हैं कि कोई ना कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आती है और उसका सस्पेंस क्लाइमेक्स जबरदस्त होता है। यहां तो इस पूरी फिल्म में सस्पेंस भी है और क्लाइमेक्स का आप सब हम इंतजार कर रहे हैं कि कितना बड़ा क्लाइमेक्स होने जा रहा है। क्या क्या क्लाइमेक्स? 2-3 चीजें। पहली बात है, क्या क्लाइमेक्स वही होगा जो हम सोच रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? दूसरा यह है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा? क्या यह क्लाइमेक्स आएगा? क्या बीजेपी के पास या फिर शिवसेना के पास? और तीसरी चीज है, क्या वाकई में ही तबीयत खराब होने की वजह से एकनाथ शिंदे सातारा में थे, या वजह कुछ और थी जो अब पूरी हो चुकी है, निपट गया, वापस लौट रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर गेस करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर उनकी टॉप लीडरशिप को लेकर। लेकिन जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, महाराष्ट्र में संकेत यही दिए गए हैं कि जिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस पूरे चुनाव को लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, अब चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 2.5 साल में जो त्याग किया, जिस तरह के लिए पार्टी के लिए काम किया और जिस तरह से उन्होंने अपने नेतृत्व में महाराष्ट्र में सत्ता लाने में वो कामयाब रहे, तो ऐसे में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर महाराष्ट्र में उन्हीं को बिठाया जाए, इस तरह की एक मांग जो है तमाम बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही जो महाराष्ट्र में। लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है
वो बीजेपी के आला कमान को लेना है। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे है, न सिर्फ गृह विभाग बल्कि करीब 9 ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जो चाहते हैं शिवसेना की वो अपने पास रखे। गृह विभाग के अलावा अर्बन डेवलपमेंट हो, उद्योग हो या फिर अन्य 7 मंत्रालय, ये सभी वो मंत्रालय हैं जिनको अपने पास रखने से कहीं ना कहीं पूरी सरकार में ताकत जो है वो एक तरह से एकनाथ शिंदे के पास रहेगी। थर्ड और सबसे अहम, चूंकि एकनाथ शिंदे को जब लग गया कि अब मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसे में जिस दिन बैठक होनी थी महायुति की, उस बैठक को में न शामिल होते हुए सीधे अपने गांव चले गए। इशारा ये करने का प्रयास किया गया कि वो बीमार है, लेकिन इस बीमारी को बहाने एक प्रेशर बनाने का काम एकनाथ शिंदे के साथियों ने बीजेपी पर किया कि वो नाराज नहीं है, लेकिन वो बड़े मंत्रालय चाहते हैं। गृह विभाग का लगातार वो नाम ले रहे हैं, जो मान के चल रही है बीजेपी की वो कम से कम गृह विभाग जो है हम तो ये मान के चल रहे हैं मिलना चाहिए जी कि अब जो ये सस्पेंस है, जो मुंबई में जैसे हम देखते हैं ना, क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है, शायद कुछ और घंटे हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद पिक्चर समाप्त हो जाएगी। दी एंड तो नहीं होगी, हम कहेंगे द बिगिनिंग, जो लास्ट में लिखा रहता है, यानी कि एक नई सरकार की शुरुआत होगी, जिसके इंतजार में हम रहेंगे। आप भी नजर बनाए रखिए।